नमस्कार दोस्तों, क्राइम अजीब सी की नई एपिसोड में आप सबका स्वागत है। चलिए आज की एपिसोड शुरू करते हैं। विभा केवट की उम्र 24 साल थी। सामान्य कदकाठी की विभा दिखने में सुंदर होने के साथ पढ़ने लिखने में भी होशियार थी। चूंकि उसके घर की माली हालात अच्छी नहीं थी, इसलिए पिछले 2 सालों से वो फैमिली दंत चिकित्सालय में अटेंडेंट की नौकरी कर रही थी। सतना के धावरी स्थित कलेक्ट्रेट रोड पर यह दंत चिकित्सालय डॉक्टर आशुतोष त्रिपाठी का था। विभा का घर मल्ला मोहल्ले में था। वो हर रोज सुबह 8 बजे घर से क्लिनिक के लिए निकल जाती थी और पेशेंट देखने में डॉक्टर आशुतोष की मदद करती थी। दोपहर में वो लंच करने के लिए घर लौटती, लंच के बाद फिर वापस क्लिनिक में लौट जाती थी। रात के 8 बजे डॉक्टर आशुतोष त्रिपाठी क्लिनिक बंद करके कार से पहले विभा को उसके घर के पास छोड़ता, फिर अपने घर जाता था। ये विभा की रोज की दिनचर्या थी। नौकरी में अपना अधिकतर समय देने के बाद भी विभा पढ़ाई के लिए समय निकाल लेती थी। उसका सपना LLB करके वकील बनने का था। वो एक प्राइवेट कॉलेज से LLB कर रही थी। चूंकि घर की हालत सही ना होने के कारण वो अपनी पढ़ाई के खर्चों को पूरा करने में असमर्थ थी, इसलिए पिछले 2 सालों से इस क्लिनिक में नौकरी कर रही थी। वो अपने काम से खुश थी और जिंदगी सामान्य चल रही थी। वो रोज की तरह घर से ड्यूटी पर गई थी। दोपहर के समय वो घर आई और लंच करके वापस ड्यूटी पर लौट गई। उस रात वो 9 बजे तक घर नहीं लौटी तो उसके पिता राम नरेश केवट और माँ की आंखों में परेशानियों की बादल मंडराने लगे। उसका मोबाइल फोन भी स्विच ऑफ था। उनके मन में तरह तरह के बुरे ख्याल आ रहे थे। रात भर इंतजार के बाद सुबह भी विभा घर नहीं लौटी तो क्लिनिक खुलने के समय दोनों पति पत्नी डॉक्टर से मिलने उसके क्लिनिक जा पहुंचे। डॉक्टर आशुतोष क्लिनिक में पेशेंट देख रहे थे। परेशान राम नरेश केवट ने जब डॉक्टर आशुतोष से बेटी के बारे में पूछा तो उसने विभा के घर नहीं पहुंचने पर हैरानी जाहिर करते हुए कहा कि कल शाम विभा ने उसके पगार के 6,000 रुपए लिए और कुछ जरूरी काम से बाहर जाने की बात कहकर चली गई। लगता है उसने कहीं दूसरी जगह काम पकड़ लिया है। चिंता ना करो, वो कुछ दिनों में खुद ही घर लौट आएगी। राम नरेश और रमरतिया वहां से घर लौट आए और बार बार विभा के मोबाइल पर कॉल कर उससे संपर्क साधने की प्रयास करते रहे, लेकिन बीती रात से ही उसका मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा था। राम नरेश ने अपने सभी रिश्तेदारों से फोन कर पूछा, लेकिन निराशा ही हाथ लगी। उन्होंने बेटी के तलाश में शहर का चप्पा चप्पा छान मारा, लेकिन वो उसका पता लगाने में नाकामयाब रहे। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि उसे जमीन निगल गई या आसमान खा गया। दरअसल विभा के माता पिता को ऐसा लग रहा था कि जैसे डॉक्टर को विभा के बारे में जानकारी है और वो शायद बाद में विभा के बारे में उन्हें बता देगा। विभा की तलाश करते करते 1.5 महीने गुजर जाने के बाद भी जब उसका पता नहीं चला तो राम रतिया ने 1 फरवरी 2021 को धवारी की सिटी कोतवाली में बेटी की गुमशुदगी दर्ज करा दी और पुलिस अधिकारियों से उसे तलाश करने की गुहार लगाई। सिटी कोतवाली इंस्पेक्टर अर्चना द्विवेदी ने 24 वर्षीय युवती विभा केवट के गायब होने के मामले को गंभीरता से लिया। वो इसकी जांच में जुट गई। इंस्पेक्टर अर्चना द्विवेदी ने विभा के माता पिता से उसके गायब होने के बारे में विस्तार से पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि 14 दिसंबर की सुबह विभा डॉक्टर आशुतोष के क्लिनिक में ड्यूटी पर गई थी, जहां डॉक्टर के अनुसार उसने शाम तक ड्यूटी की। इसके बाद वो डॉक्टर से 6,000 रुपए लेने के बाद कहीं दूसरी जगह रहने चली गई। उसने अपना मोबाइल नंबर भी बदल दिया था। ये जानकारी मिलने के बाद इंस्पेक्टर अर्चना द्विवेदी ने डॉक्टर आशुतोष त्रिपाठी को कोतवाली बुलाकर उससे विभा केवट के बारे में पूछताछ की। थोड़ी पूछताछ के बाद डॉक्टर आशुतोष को घर जाने की इजाजत मिल गई, लेकिन डॉक्टर के बार बार बदले बयानों को लेकर इंस्पेक्टर अर्चना द्विवेदी को उस पर संदेह हो गया था। उन्होंने डॉक्टर आशुतोष त्रिपाठी और विभा के मोबाइल नंबर की कॉल डिटेल्स निकलवा कर देखी तो पता चला कि विभा ने आखिरी बार 14 दिसंबर को डॉक्टर आशुतोष त्रिपाठी से बातें की थी। इसके बाद उसका मोबाइल स्विच ऑफ हो गया था, जो फिर ऑन नहीं हुआ था। इसका मतलब था कि विभा के गायब होने का राज डॉक्टर आशुतोष को मालूम था।
इंस्पेक्टर अर्चना द्विवेदी ने डॉक्टर आशुतोष त्रिपाठी को दोबारा थाने बुलाकर मनोवैज्ञानिक तरीके से कुरेदना शुरू किया तो वो ज्यादा देर तक नहीं टिक सका। उसने विवाह के बारे में जो कुछ भी बताया उसे सुनकर अर्चना द्विवेदी आश्चर्यचकित रह गई। उसने बताया कि दरअसल विवाह का कत्ल हो चुका है और उसकी लाश एक गड्ढे में दबा दिया है। कत्ल का बात पता चलते ही इंस्पेक्टर अर्चना द्विवेदी ने डॉक्टर आशुतोष को गिरफ्तार कर लिया और इसकी सूचना सतना के एसपी सिटी विजय प्रताप सिंह को दी। 20 फरवरी 2021 शनिवार को एसपी सिटी विजय प्रताप सिंह, तहसीलदार अनुराधा सिंह, नायब तहसीलदार हिमांशु भलवी, यातायात थाना प्रभारी राजेंद्र सिंह राजपूत और इंस्पेक्टर अर्चना द्विवेदी आरोपी डॉक्टर आशुतोष के साथ घटना स्थल पर पहुंचे। वहां पर विवाह की लाश एक गड्ढे में दबी थी। डॉक्टर आशुतोष की निशानदेही पर नगर निगम के श्रमिकों की मदद से गड्ढे की खुदाई की गई तो कुछ देर खुदाई के बाद उसमें से एक कुत्ते की लाश निकली। कुत्ते की लाश को बाहर निकालने के बाद थोड़ी और खुदाई की गई तो वहां एक युवती की लाश दिखाई पड़ी। लाश को बाहर निकाला गया। लाश के गले में एक दुपट्टा तथा कमर के नीचे लोअर मौजूद था। राम नरेश केवट और उसकी पत्नी राम रतिया को लाश दिखाई गई तो दोनों ने कपड़ों के आधार पर उसकी पहचान अपनी बेटी विभा केवट के रूप में की। शिनाख्त हो जाने के बाद लाश पोस्टमार्टम के लिए भेज दी गई। डॉक्टर आशुतोष के बयान और पुलिस की तहकीकात के आधार पर विभा केवट हत्याकांड के पीछे एक सनसनीखेज कहानी उभर कर सामने आई। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि ऐसे ही नई नई वीडियो आप तक पहले पहुंचे। सतना के धावरी इलाके में चांदबारी रोड मंगल भवन के पीछे अंग्रेजी के शिक्षक नरेंद्र त्रिपाठी अपने परिवार के साथ रहते थे। वो राजकीय कन्या विद्यालय धावरी में नौकरी करते थे। उनके 2 बेटे थे। बड़ा बेटा अभिषेक त्रिपाठी छत्तीसगढ़ के रायपुर शहर स्थित एक रियल एस्टेट फर्म में बतौर फाइनेंस मैनेजर कार्यरत थे। दूसरा बेटा आशुतोष डेंटिस्ट थे। 2 साल पहले आशुतोष को अपने क्लिनिक के लिए एक अटेंडेंट की जरूरत थी। मल्ला मोहल्ले में रहने वाले राम नरेश केवट की दूसरी बेटी विभा को जब इस नौकरी के बारे में पता चला तो उसने डॉक्टर आशुतोष से मिलकर उसके यहाँ काम करने की इच्छा जाहिर की। डॉक्टर आशुतोष ने विभा को क्लिनिक से संबंधित जरूरी कामकाज के बारे में समझाते हुए जब सैलरी के बारे में उसे बताया तो उसने वहां काम करने के लिए हामी भर दी। ये बात सन 2018 की थी। डॉक्टर आशुतोष ने विभा को क्लिनिक से संबंधित सभी बातों को समझाने के बाद ये भी समझा दिया कि वहां आने वाले पेशेंट से किस प्रकार व्यवहार करना है। फिर उसे अपना मोबाइल नंबर देते हुए कहा कि अगर उसकी अनुपस्थिति में उसे कोई भी मुश्किल आए तो मुझे कभी भी कॉल कर सकती हो। उसी समय विभा और डॉक्टर आशुतोष ने अपने अपने मोबाइल में एक दूसरे के नंबर सेव कर लिए थे। विभा तेज तर्रार युवती थी। थोड़े ही दिनों में वो सारा काम सीख गई। उसकी कुशलता देखकर डॉक्टर आशुतोष भी खुश हुआ। विभा यहाँ काम पाकर पूरी तरह संतुष्टि थी क्योंकि उसके प्रति डॉक्टर का व्यवहार ठीक था। वो वेतन भी टाइम से दे देता था। इस तरह धीरे धीरे समय का पहिया घूमता रहा। साल भर गुजरने के बाद डॉक्टर आशुतोष और विभा आपस में काफी घुल मिल गए थे। पेशेंट की मौजूदगी में वो दोनों एक दूसरे से सिर्फ काम की ही बातें करते थे। लेकिन जब वहाँ कोई नहीं होता तो वे हंसी मजाक से लेकर दुनिया जहान की बातें करते थे। बातों बातों में वक्त आसानी से कट जाता था। इसी दौरान डॉक्टर आशुतोष ने मन ही मन विभा को पाने की योजना तैयार की और उस पर अमल करना आरंभ कर दिया। अपनी योजना के तहत शाम को जब वो क्लिनिक बंद करता तो घर जाने से पहले विभा के उसके घर छोड़ने जाने लगा। विभा डॉक्टर आशुतोष के इस बदले हुए व्यवहार के पीछे की चाल को नहीं भांप सकी। उसने सोचा कि डॉक्टर आशुतोष खुश होकर उसकी मदद कर रहे हैं। कभी कभार वो विभा को घर छोड़ने से पहले किसी होटल या रेस्टोरेंट में ले जाता जहां खाने के दौरान वो विभा का दिल जीतने की कोशिश करता था। विभा एक गरीब परिवार से ताल्लुक रखती थी। जल्द ही वो उसकी बातों में आ गई। डॉक्टर आशुतोष ने जब ताड़ लिया कि विभा उसकी इच्छा का विरोध नहीं करेगी तो एक दिन उसने विभा को शादी करने का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बना लिया। उस दिन के बाद विभा के प्रति डॉक्टर आशुतोष का व्यवहार एकदम बदल गया। विभा को खुश रखने के लिए वो उसे महंगे तोहफे आदि देता रहता था ताकि उसकी जिस्मानी जरूरतों को पूरा करने में विभा आनाकानी ना करे।
अलबत्ता एक दिन विभा ने अपनी बड़ी बहन को आशुतोष से अपने अफेयर की बात बता दी और ये भी कहा कि कुछ दिनों के बाद डॉक्टर उससे शादी कर लेगा। इस पर उसकी बहन ने उसे समझाते हुए कहा भी कि अमीर लोग गरीब घर की लड़की से शादी करने की बात अपना मतलब निकालने के लिए करते हैं, कहीं तुम आगे चलकर ठगी ना जाओ, इसलिए जितनी जल्दी हो सके शादी कर लो। बहन की बात सुनकर विभा ने उसे जवाब दिया कि उसका प्यार इतना कच्चा नहीं है कि डॉक्टर उससे शादी का बहाना बनाकर आसानी से अपना मुंह फेर लेगा। उस वक्त कहने के लिए तो विभा ने बड़े ही आत्मविश्वास के साथ अपनी बड़ी बहन को जवाब दे दिया, लेकिन उसी दिन उसके मन ने ठान लिया था कि वो डॉक्टर से जल्दी शादी करने को कहेगी। इसके बाद जब भी आशुतोष विभा को शारीरिक संबंध बनाने के लिए राजी करने की कोशिश करता तो वो उससे पहले शादी करने की बात करती। इतना ही नहीं, जब भी दोनों क्लिनिक में अकेले होते वो उसे शादी करने का दबाव डालना शुरू कर देती थी। आशुतोष एक बड़े परिवार से ताल्लुक रखता था, समाज में उसकी अपनी अच्छी खासी हैसियत थी। उसने तो केवल विभा के साथ मौज मस्ती करने के लिए उससे शादी की बात कही थी। वास्तव में उसने दिल से कभी विभा से शादी करने के बारे में सोचा तक नहीं था। इसलिए जब विभा ने उस पर शादी का अधिक दबाव बनाना शुरू किया तो 14 दिसंबर 2020 को आशुतोष ने बात बढ़ जाने पर विभा की गला घोंटकर हत्या कर दी। उस समय क्लिनिक में दोनों के अलावा कोई नहीं था। विभा की हत्या करने के बाद आशुतोष ने उसकी लाश एक बोरी में डालकर क्लिनिक के अंदर ही एक कोने में रख दी। अगले दिन वो क्लिनिक में पेशेंट का इलाज करते हुए मन ही मन विभा की लाश को ठिकाने लगाने की तरकीब सोचता रहा। दोपहर के बाद उसने कुछ मजदूरों को बुलाया और क्लिनिक के पीछे बारिश का गंदा पानी जमा करने की बात कहकर एक 6 फुट का गहरा गड्ढा खुदवाया। रात को उसने विभा की लाश गड्ढे में डालकर उस पर नमक डाला, फिर उस पर थोड़ी मिट्टी डाल दी। इसके बाद कहीं से उसने एक कुत्ते की लाश का इंतजाम किया। कुत्ते की लाश को उसी गड्ढे में डालने के बाद उसने फिर उस पर अच्छी तरह मिट्टी भर दी। कुत्ते की लाश गड्ढे में इसलिए डाली गई थी कि ताकि विभा की लाश की बदबू आसपास में फैलने पर अगर लोग बदबू उठने का कारण पूछे तो वो सबको बता सके कि वहाँ कुत्ते की लाश दबाई गई है। इस तरह विभा की लाश इस गड्ढे में दबी होने के बाद उजागर नहीं होगी, लेकिन पुलिस को विभा की अंतिम कल और उसके मोबाइल फोन की लोकेशन के आधार पर आशुतोष के ऊपर शक हो गया। जब उस पर थोड़ी सख्ती बरती गई तो उसने सारा सच उगल दिया। विभा की लाश की डीएनए टेस्ट कराने के लिए सैंपल भी सुरक्षित रख लिया गया ताकि तय हो सके कि लाश विभा की ही थी। विभा की लाश की बरामदगी के बाद इस मामले में हत्या और साजिश की धारा 302, 201 जोड़ दी गई। पुलिस ने आशुतोष त्रिपाठी से पूछताछ करने के बाद उसे गिरफ्तार कर सतना की अदालत में पेश किया गया। वहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। ये कहानी सुनाने का मकसद किसी को नीचा दिखाना और डराना नहीं है, बल्कि आप सबको सतर्क कराना है। धन्यवाद।